एक फिल्म क्या वो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, या फिर वो इससे कहीं ज्यादा एक ताकतवर पॉलिटिकल टूल भी बन सकती है? आज हम हाल ही में आई ब्लॉकबस्टर धुरंधर 2 के एक बहुत ही दिलचस्प क्रिटिकल एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। ये एनालिसिस दावा करता है कि फिल्म में प्रोपेगेंडा टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, इस पूरे एनालिसिस को परत दर परत समझते हैं। हम 5 खास मुद्दों पर ध्यान देंगे। फिल्म एक विज्ञापन के तौर पर कैसे काम करती है, लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कौन सी कला इस्तेमाल हुई है, हाल के इतिहास को कैसे बदला गया, कौन सी जरूरी बातें हैं जो दिखाई ही नहीं गई, और आखिर में गैस लाइटिंग का क्या असर होता है। तो सबसे पहले सवाल यही उठता है कि क्या ये फिल्म असल में एक फिल्म है या फिर कुछ और? अब देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है। एनालिसिस एक पॉलिटिकल लीडर के इस बयान से अपनी बात शुरू करता है। उनका कहना है कि जो लोग ये फिल्म देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। तो मतलब इशारा साफ है कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक बहुत महंगा इलेक्शन एड है। और फिल्म का जो डिस्क्लेमर है, इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। एनालिसिस का तर्क ये है कि ये सच और फिक्शन के बीच की लाइन को धुंधला करने का एक तरीका है, एक तरह का कानूनी चीट कोड। इसे समझने के लिए एनालिसिस एक बढ़िया उदाहरण देता है। जैसे किसी केचप की बोतल पर लिखा हो फ्रेश टोमेटो केचप। अब ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम है, कोई वादा नहीं। ठीक वैसे ही फिल्म का डिस्क्लेमर काम करता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों की राय को प्रभावित करने के लिए कौन सी मनोवैज्ञानिक तरकीबों का इस्तेमाल किया गया है। एनालिसिस इमोशनल प्राइमिंग नाम की एक टेक्निक की बात करता है। इसका मतलब है कि फिल्म की शुरुआत में ही एक इतना इमोशनल और पावरफुल सीन दिखाया जाता है कि देखने वाले का दिमाग एक खास दिशा में सोचने के लिए तैयार हो जाता है। और अपनी बात मनवाने का एक और जबरदस्त तरीका है, जब फिल्म का मेन विलेन ही हीरो की तारीफ करने लगे, जैसे फिल्म में ये डायलॉग। सोच कर देखिए, अगर थानोस कहे कि स्पाइडरमैन को देखकर उसके हाथ कांपते हैं तो स्पाइडरमैन कितना ज्यादा ताकतवर लगेगा, है ना? बस कुछ ऐसा ही असर इस टेक्निक से पैदा करने की कोशिश की गई है। अब हम इस एनालिसिस के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जहां फिल्म में दिखाई गई बातों की तुलना असली पब्लिक में मौजूद जानकारी और रिकॉर्ड से की जाती है। फिल्म दावा करती है कि विदेशी ताकतें भारत में पैसा भेज रही थीं ताकि प्रधानमंत्री को चुना ना जा सके। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के आधार पर एनालिसिस कहता है कि असल में बड़ी विदेशी फंडिंग तो राइट विंग से जुड़े संगठनों को मिली थी। अब बात करते हैं नोटबंदी की। फिल्म में इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह दिखाया गया है, जिसका मकसद था पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ के नकली नोटों को रोकना। लेकिन एनालिसिस इस तर्क पर सवाल उठाने के लिए कहावत का इस्तेमाल करता है कि ये तो ऐसा हुआ जैसे एक चूहे को पकड़ने के लिए पूरा घर ही जला दिया। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात सामने आती है वो है इन आंकड़ों का फर्क। फिल्म की कहानी के हिसाब से टारगेट था 60,000 करोड़ के नकली नोट, लेकिन आरबीआई के डेटा के मुताबिक असल में मिले सिर्फ 43 करोड़। मतलब दोनों आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। और तो और आरबीआई की रिपोर्ट ये भी बताती है कि बंद किए गए नोटों में से 99.3% तो वापस बैंकिंग सिस्टम में आ गए। तो फिर काले धन को खत्म करने का जो मकसद था उसका क्या हुआ? देखिए, कभी-कभी जो कहानी में नहीं दिखाया जाता वो दिखाए जाने वाले हिस्से से भी ज्यादा मायने रखता है। एनालिसिस इस टाइमलाइन की तरफ इशारा करता है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सरप्राइज दौरे पर जाते हैं और ठीक 8 दिन बाद 2 जनवरी को पठानकोट एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तान से आए आतंकवादी हमला कर देते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसे फिल्म दिखाना जरूरी नहीं समझती। इसके अलावा एनालिसिस कुछ और भी बातें सामने रखता है जो फिल्म में नहीं है, जैसे 2019 पुलवामा हमले से पहले मिली 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स पर एक्शन न लेना, या फिर मेजर इकबाल का किरदार जो असल जिंदगी में 2011 में ही मारा जा चुका था, उसे फिल्म में 2023 की घटनाएं देखते हुए दिखाया गया है। और अब हम आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे गंभीर आरोप पर, ये कि फिल्म देखने वालों के खुद के अनुभवों को, उनकी यादों को बदलने की कोशिश करती है। एनालिसिस 2023 की एक असल घटना का उदाहरण देता है, जो एक कस्टोडियल किलिंग थी। इस घटना को फिल्म में एक बहुत ही कामयाब और साफ सुथरे इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह दिखाया गया है। मतलब एक असल नाकामी को पर्दे पर एक बड़ी जीत में बदल दिया गया। और इसी को एनालिसिस कहता है गैस लाइटिंग,
ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिससे लोगों को उनकी अपनी यादों, उनकी अपनी समझ पर ही शक होने लगे। और आखिर में ये एनालिसिस हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि जब कोई फिल्म उन घटनाओं को दोबारा लिखती है जिन्हें लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, खुद जिया है, तो फिर उसका असली मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ मनोरंजन या कुछ और?